हाँ, गुड इवनिंग। ओके, यस तो सर। अभी ज्वाइन करें, अभी स्टार्ट करेंगे या हाँ, मैं 5 भी मिनट क्लास करूंगा सर। आपका क्लास बढ़िया लगता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस सर। आज तो नया नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सर ना। हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स। आज का चैप्टर क्या है अपना? फ्लूइड है सर ना। फ्लूइड मैकेनिक्स, हाँ हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके सर, वेलकम। जी ओके सर। ओके सर। तो हाँ, तो ओके सर। सबसे यस पहले सर। मैं वो रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में कुछ सोचा था। हाँ, सॉरी, सिग्निफिकेंस, SIG, सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। जो मैं कहने जा रहा हूँ ये हम लोग को पता है, लेकिन ये यस रेनॉल्ड्स सर। नंबर से आता है, ये हम लोगों ने कभी शायद सोचा नहीं। तो हम्म। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? NR, मैं सिर्फ एन लिखता हूँ। तो N इक्वल्स टू V रो D डिवाइडेड बाय ईटा। ठीक है, तो यहाँ से जी। देखिए आता है V इक्वल्स टू N ईटा बाय रो इंटू D। तो हम लोग देख रहे हैं कि V प्रोपोर्शनल टू 1/D। हाँ, फॉर हम्म। स्ट्रीमलाइन फ्लो। N तो कांस्टेंट हो जाता है फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो अगर हम ज्यादा स्पीड चाहते हैं तो पाइप के डायमीटर थोड़ा कम करना होगा। जैसे कि फायर ब्रिगेड में होता है ना, बहुत ऊंचाई तक पानी फेंकते हैं, तो यस पाइप का जी। डायमीटर बहुत छोटा होता है। तो ये हाँ। रेनॉल्ड्स नंबर से आता है, क्योंकि एन भी कांस्टेंट हो जाता है। तो यस हाँ। और एक चीज देखता हम थे कि इफ वी वांट टू थ्रो वाटर टू ए height height of h, then v square equal to 2gh। तो therefore 2gh ये क्या आता है, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो n ईटा बाई रो इसका स्क्वायर इंटू 1/d स्क्वायर। तो d का भी स्क्वायर हो जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि h प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द पाइप, ओके, एरिया ऑफ पाइप ए, ये तो d स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। तो therefore h प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो जितना ऊंचाई तक हमको ले जाना है, एरिया उतना छोटा करना चाहिए, और इस रिलेशन से हम लोग डी कितना होगा ये निकाल सकते हैं। ठीक है ना? हाँ हाँ जी। तो ये एक रिलेशन आया। तो फॉर लार्ज एज, फॉर लार्ज एज ए शुड बी स्मॉल, जैसे कि फायर ब्रिगेड में होता है। अच्छा, और एक चीज सोचा, ये इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से। ये जी। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, इसको तो हम लोगों ने क्यू से लिखा है। तो क्यू इक्वल्स टू एबी, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया तो होता है π/4d स्क्वायर, और वेलोसिटी तो उधर से आया n ईटा बाई रो डी। तो इसी से देखता हूं कि एक d कट जाता है। तो क्यू कितना पानी हम लोग एक जगह से दूसरा जगह भेजेंगे ना, तो ये प्रोपोर्शनल टू डायमीटर हो जाता है। ठीक है ना? तो जब यस सर। पानी, हाँ, कलकत्ता में तो
ताला से पानी आता है। तो मैंने देखा है कि जो पाइप से पानी आता है बहुत मोटा मोटा पानी, उसका डायमीटर बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्यू ज्यादा है इसलिए डायमीटर भी ज्यादा करना पड़ेगा। डायमीटर छोटा करने से स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ने से वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो इसीलिए स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए यहाँ से आ जाएगा रिलेशन, डायमीटर थोड़ा बड़ा करना चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हाँ, और सप्लाई ऑफ, कलकत्ता में तो ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, मैं फिर भी लिखता हूँ, drink that is good quality water, water uh, water in streamline flow, streamline flow। तो large Q, D should be large। तो जब D should be large, जब पानी एक जगह से दूसरी जगह पाइप के माध्यम से भेजना चाहिए तो उसका डायमीटर बड़ा होना चाहिए, छोटा होने से स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा। और जब पानी हम लोग ऊंचाई में फेंकेंगे तब एरिया छोटा होना चाहिए, इसलिए वेलोसिटी बढ़ेगा। तो अच्छा, और एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि अगेन अगेन पहले हमको मिला V प्रोपोर्शनल टू 1/d, और बाद में क्या मिला, एंड D प्रोपोर्शनल टू Q। So therefore V proportional to 1/q. So in order to have streamline flow with large, आग लग गया, हाँ 5th फ्लोर में, तो पानी तो बहुत जोर से फेंकना है, तो फ्लो विथ लार्ज V, Q is made small। So मेरा सजेशन है, so we can use 2 to 3 pipes to increase Q। ज्यादा पानी आग में डालना है तो हम लोग, जैसे कि ये क्यू कम होने से भी ज्यादा होता है, तो क्यू कम होता है एक पाइप से तो हम 2-3 पाइप यूज कर ही सकते हैं, तो उसी से क्यू बढ़ जाएगा, ज्यादा पानी जाकर आग में गिरेगा पानी, तो आग बंद हो जाएगा। तो ये आ, हमने सोचा है, इसमें ये रिलेशन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये पाइप का डायमीटर हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। एन को बहुत छोटा कर देंगे, 1000 बना देंगे, कोई बात नहीं। तो ये है, ये मैंने जो रेनॉल्ड्स नंबर को लेके सोचा था, ऐसे ही एक रिलेशन लिख के छोड़ देने से ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या इसका मतलब बेनिफिट क्या है, इसे क्या, जी। हाँ बेनिफिट क्या है, राइट सर। यस सर। तो हाँ इसलिए मैंने ये थोड़ा सोचा कि ऐसा होना चाहिए, और आंख बुझाना है तो 2-3 पाइप हम लोग देखते भी है, जब ऊंचाई में ज्यादा आग लगता है तो 2-3 जी सर। पाइप से पानी फेंका जाता है, क्योंकि एक पाइप से तो हाँ ज्यादा क्यू तो ज्यादा नहीं होगा, उतना हाँ वेलोसिटी नहीं आएगा, इसलिए 2-3 पाइप यूज करते हैं। ये सब हम लोग जानते हैं, देखते भी है, लेकिन कभी सोचा नहीं कि ये रेनॉल्ड्स नंबर से आता है, तो इसलिए मैंने जी। ऐसा कुछ किया। असल तो में फिर असल में सर हाँ रेनॉल्ड नंबर का और भी रिक्वायरमेंट पड़ता है सर, जब बच्चे लोग पढ़ के आगे जाते हैं। जैसे हाँ हाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल है सर, जब
हाँ कोई ड्रेन का डिजाइन करते हैं सर, जो नाली होती है, नाली जिसमें से पानी बहता हाँ है, हाँ 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 तो नाली में जो पानी बहता है, वो पानी अगर बहुत तेज वेग से जाएगा, वेलोसिटी से जाएगा, तो नाली को डैमेज करेगा, ड्रेन को डैमेज करेगा। हाँ इसलिए इसलिए वो रेनॉल्ट नंबर जो 2000 है, उससे कम रहने से वो सिंपली मूव करता है, टर्बुलेंट नहीं होता है। तो हाँ हाँ ऐसा डिजाइन करते हैं कि ड्रेन को डैमेज ना करे। तो रेनॉल्ट नंबर का बहुत सारा हाँ यूज है सर। जैसे आप बोले कि हाँ 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 फायर ब्रिगेड के लिए यूज करते हैं, ड्रेन के डिजाइन के लिए यूज करते हैं, बहुत सारी जगहों पे बच्चे लोगों को बाद में मालूम हाँ होता है हाँ हाँ सर। हाँ हाँ जी जी। जब इंजीनियरिंग पढ़ेगा फ्लूइड मैकेनिक्स का किताब में बहुत कुछ है। हाँ और कल तो सर जेई मेंस का रिजल्ट आने वाला है, कल या परसों। जो अभी जेई मेंस हुआ है फर्स्ट हाँ टर्म, हाँ 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 उसका कल कल रिजल्ट आएगा बच्चे लोगों का। जी। हाँ, अच्छा अच्छा हम्म। अच्छा यस। ही होगा। हम्म। हाँ हाँ, अभी तो हमारे साथ पढ़ने वाले लोग तो फर्स्ट ईयर। तो यस। ये वेंचुरीमीटर, ये एक नॉन से कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसी को मेजर करने के लिए पहले ऐसा बनाता था। अभी तो बहुत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन गया है। ये फ्लो के साथ एक छोटा सा डायनामो घूमता है। पानी का स्पीड ज्यादा होगा तो जोर से घूमेगा, और पानी का स्पीड कम होगा तो आहिस्ता घूमेगा। तो उसी से डिजिटली एकदम निकाल लेते हैं कि पानी कितना जाता है, फ्लो मीटर से। हाँ, और ये तो पहले का 100 साल पुराना है शायद। अच्छा, ये तो मैनोमीटर है तो प्रेशर से काम करता है। इसका क्रॉस सेक्शन छोटा बड़ा होने से कुछ होता नहीं है। अच्छा, तो मान लीजिए पानी या कोई भी लिक्विड यहाँ से जा रहा है, ठीक है। इधर वेलोसिटी है v1, और इधर जब छोटा नॉल में चला गया तो इधर इसका वेलोसिटी है v2। इधर एरिया है a1, इधर एरिया है a2। तो इधर वेलोसिटी कम है तो इसलिए प्रेशर ज्यादा है, इधर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो इधर तो मैनोमेट्रिक लिक्विड ऐसा दिखाएगा। ये मरकरी हम लोग देते हैं शायद। तो ये वेंचुरीमीटर दो टाइप का। अब क्या है कि सीबीएसई में इस टाइप का है, और जो स्टूडेंट लोग आईएससी का है उसमें दूसरा टाइप का ओपन। तो वो भी मैं दिखा दूंगा उसमें क्या होता है। ये पानी ऐसे जाता है तो इधर ये जो हाइट डिफरेंस, यहाँ से प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। तो अब ये जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है इसका डेंसिटी ले लीजिए। डेंसिटी इक्वल टू रो एम, और ये जो लिक्विड इधर फ्लो कर रहा है इसका डेंसिटी रो। तो अब क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो इसका हॉरिजॉन्टल पाइप, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज सेम एट 1 and 2। हाइट तो सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो इसलिए जब रिलेशन लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखूंगा। तो फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम we get P1 plus half rho V1 square equal to P2 plus half rho V2 square। अच्छा, किताब में इसी से जो आता है रिलेशन उसको आ, तो हाफ V2 ज्यादा है तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इधर वो लिख देता हूँ। हाँ, रो बाई टू V2 स्क्वायर, तो ये तो P1 माइनस P2। हाँ, किताब में मैंने देखा कि ये इसका रिलेशन के लिए आ, बहुत टिपिकली वो लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ Q इक्वल टू A1 V1
इक्वल टू A2 V2। तो ये V1 V2 दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा। तो V1 आता है Q बाई A1 एंड V2 आता है Q बाई A2। इसका डिडक्शन किताब में बहुत मुश्किल तरीका से किया है। मैं थोड़ा ये रिलेशन डायरेक्टली पुट कर देने से बहुत आसान हो जाता है। तो हाफ रो ये हो गया Q स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। और P1 माइनस P2 है ये जो हाइट, ये हाइट ए प्रेशर डिफरेंस को डिनोट करता है। तो H रो मैनोमेट्रिक इंटू जी ये होता है। तो यहाँ से देखो Q स्क्वायर कॉमन चला गया, Q स्क्वायर रो इंटू हाफ ये आता है A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर इक्वल टू H रो एम जी। तो यहाँ से Q आता है पहले तो 2H रो एम जी A1, अच्छा इसको बाद में लिखेंगे, डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर। ये 2 चला गया उधर, ये एक रो है बाकी, इसको इधर लिख देता हूँ। अच्छा ये रूट के अंदर आएगा और ये जो उस तरफ जाएगा ये रूट के बाहर रहेगा। तो ये एक रिलेशन आ गया। तो इस रिलेशन से हम लोग क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है हम लोग इस रिलेशन से निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा ये तो है सीबीएसई में ऐसे किया जाता है, ये मैनोमीटर क्लोज लेता है ये ऐसे, हाँ। और आईएससी में क्या करते हैं, आईएससी में, अच्छा इधर बहुत मैं इस पेज में करता हूँ, वो पेज में बहुत। अच्छा तो आईएससी में क्या करते हैं, ये भी वेंचुरीमीटर है, वेंचुरीमीटर। तो आईएससी में ये ओपन रखते हैं, ठीक है ना। तो जिधर प्रेशर ज्यादा है उधर पानी हो जो भी लिक्विड हो ज्यादा उठेगा ऊपर, तो उसी से प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। ये है 1.61, इधर वेलोसिटी है V1, ये है 0.2, इधर वेलोसिटी है V2। तो सेम ही है। तो पानी ये भी हॉरिजॉन्टल पाइप है। देखो इधर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा, तो काइनेटिक ये रो रो खट जाता है इधर। तो Q स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इधर आ गया A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, और इधर रह गया 2GH, ठीक है। तो Q का वैल्यू आता है A1 A2, रूट के बाहर रहता है, रूट के अंदर 2GH बाई A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो इस रिलेशन में हम लोग सिर्फ H को दिखेंगे और A1 A2 मेजर करने से Q मिल जाएगा कि पर सेकंड कितना जा रहा है। तो ये है वेंचुरीमीटर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी टू यूज, उसको बहुत इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं। बाप रे। अच्छा तो अब आता है वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। ये भी सीबीएसई और आईएससी में डिफरेंटली डिस्क्राइब किया है, ठीक है ना। तो ये है वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। ये फ्लक्स का मतलब वही
जितना वेलोसिटी से निकालता है फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऐसा कुछ है। तो सीबीएसई में एक क्लोज टैंक लेते हैं, ठीक है ना। सीबीएसई में जो टैंक है ये क्लोज रहता है, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए पानी निकल के बाहर आएगा, तो इसमें इतना सा पानी है इधर, और यहाँ से तो लिक्विड ऐसे बाहर आएगा। तो इसका जो हाइट है ये है 8, ठीक है। तो ये है सेक्शन 1 और ये है सेक्शन 2, ठीक है ना। ये है सेक्शन 2 जहाँ से पानी निकल के बाहर आता है। मान लीजिए जो पानी बाहर आता है, पानी हो, कुछ दूसरा लिक्विड भी हो सकता है, केरोसिन, पेट्रोल, कुछ भी। इसका वेलोसिटी है v, ठीक है। और इधर जो ये जो छोटा वाला इसका एरिया है स्मॉल ए, ठीक है। और इसका एरिया हम लोग कैपिटल ए लेते हैं, एरिया इक्वल टू कैपिटल ए। तो इधर प्रेशर है P1 और इधर देखो V1 वेरी स्मॉल, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ से छोटा सा एक रिजर्वा में ये जितना जोर से पानी बाहर आता है उतना तेजी से ये नीचे नहीं जाता, इसका स्पीड बहुत कम होता है क्योंकि ये तो बहुत लार्ज है एरिया। तो ये बहुत धीरे धीरे पानी नीचे जाता है। इस वेलोसिटी को हम लोग ये कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बाहर जब ये पानी निकल के आता है, इधर प्रेशर होता है P2 इक्वल्स टू P0, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब क्या है, आप देखो इधर हम लगाएंगे बार्नौलीज थ्योरम। तो इस पॉइंट में प्रेशर है P1, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी है रो जी एच, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो नेग्लिजिबल। और इधर देखो प्रेशर है P2 और यहाँ से तो हाइट ले लिया, तो ये डाटा लाइन होने से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो हाफ रो v स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब तो v निकलना चाहते हैं, तो हाफ रो v स्क्वायर इक्वल टू P1 माइनस P2 प्लस रो जी एच, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो प्लस 2 रो, सॉरी रो से तो डिवाइड किया तो रो कट जाएगा, तो 2gh आ जाता है। तो v आता है रूट ओवर ऑफ 2 P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई ये रो है ना, प्लस 2gh, रो है इसका डेंसिटी, ओके। तो अब जब ये P1, अच्छा ये जो P2 है, एक्चुअली P2 तो P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो ठीक है, ये तो लिख दिया मैंने, P2 को एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना चाहिए। अच्छा, तो ऐसा होता है कभी कि P1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन P2, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो तब इस टर्म का वैल्यू बहुत ज्यादा आता है, 2gh बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो वी में नेग्लेक्ट 2gh, ठीक है। तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्ट करने से रिलेशन क्या होता है, तो उसको नेग्लेक्ट करने से आता है v इक्वल टू रूट ओवर 2 P1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई रो, ठीक है। सो v इज डिटरमाइंड बाय द कंटेनर प्रेशर, कंटेनर में कितना प्रेशर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये सांचे
सिचुएशन एग्जिस्ट इन रॉकेट प्रोपल्सन। जब रॉकेट नीचे से ऊपर जाता है, वो जो लिक्विड ऑक्सीजन वो किस हिसाब से बाहर आता है, इसका वेलोसिटी क्या है, ये P1 के ऊपर सोली डिपेंड करता है, ठीक है ना। और 2G का उधर तो कोई ये नहीं है। और when the tank is kept open, okay, when the tank is kept open, इसको अगर हम लोग ओपन रखेंगे तो क्या होगा, V इक्वल टू √2G आ जाएगा, क्योंकि अब P1 इक्वल टू P2 हो गया, टैंक इज ओपन। सो इधर जो प्रेशर है, इसको ओपन, इस छोटा सा होल लगने से P1 और ये P2 दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। तो तब P1 इक्वल टू P2 होने से वो टर्म कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया CBSE का। और ये जो है ना, ये √2G ये है वेलोसिटी गेन बाय पार्टिकल when it falls freely, that is एयर को हम नेग्लेक्ट करेंगे, एयर रेजिस्टेंस को। ये इक्वल टू वेलोसिटी गेन्ड बाय ए पार्टिकल when it falls freely under the force of gravity. ग्रेविटी, तो इसको टॉरिसेलिस लॉ भी कहते हैं। हाँ, तो ये जो आ गया इसको कहते हैं टॉरिसेलिस लॉ। टॉरी टॉरिसेलिस लॉ, इसको टॉरिसेलिस लॉ कहते हैं, ठीक है। और अब ISC में क्या है, ISC में तो क्लोज लेते नहीं, ओपन टैंक लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग अभी हॉरिजॉन्टल रेंज को भी देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ डिस्चार्ज लिक्विड, ऑफ डिस्चार्ज लिक्विड। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ISC में जैसा करते हैं ना, तो ऐसा ओपन टैंक ले लेता, ठीक है ना। तो ISC भी हो जाएगा। तो इधर है प्रेशर P0, इधर भी प्रेशर P0 ही होगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा स्टैंड के ऊपर रख दिया, तो पानी लिक्विड थोड़ा सा ये आकर गिरेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ ये आकर गिरेगा। तो ये जो हाइट है, ये हाइट को मैं स्मॉल h से डिनोट करता हूँ, ठीक है। और इधर जो हाइट है, इसको मैं कैपिटल H ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिर ये दोनों पॉइंट में हम लगा देते हैं बार्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना। इधर ये 1 और ये 2, 1 और 2 के बीच में, अच्छा इधर से जो पानी निकल के आ रहा है, इसका वेलोसिटी है V। तो लगाने से इधर के कितना होगा, P0 प्लस ρg कैपिटल H विथ रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस, इसका पोटेंशियल एनर्जी ρgh होगा। और इसका वेलोसिटी तो नेग्लिजिबल है, इधर प्रेशर है P0 प्लस हाफ ρv², ठीक है। तो इधर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी है, तो ये P0 कट जाएगा।
तो हाफ रो v स्क्वायर इक्वल्स टू रो GH आता है, तो v इक्वल टू वही √2 GH आता है। अब ये कितना दूर जाकर टकराएगा, वही हम लोग हिसाब करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस चला गया, तो x कितना हो सकता है। देखो ये तो अभी प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम हो गया, डाउनवर्ड वेलोसिटी 0, इस तरफ है v, तो ये हाइट है स्मॉल h, तो स्मॉल h गिनने में कितना टाइम लगेगा, तो स्मॉल h इक्वल टू हाफ GT², तो यहाँ से t आता है √2h/g, और ये जो इतना डिस्टेंस जो जाएगा x, तो x आता है vt, तो v का वैल्यू है √2gh, और इसका वैल्यू है √2h/g, तो g तो कट जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√h इंटू स्मॉल h, ऐसा आता है। तो फिर मैं नेक्स्ट पेज में चला जाता हूँ, इधर पिछले पेपर पेज का बहुत ये पड़ा, इसलिए अच्छा दूसरा पेन लेकर देखता हूँ। अच्छा, तो हम लोग को आया x इक्वल टू 2√h इंटू स्मॉल h, ठीक है। h क्या है, इसका हाइट, ये लिक्विड लेवल का होल से हाइट है कैपिटल H, और ये जो फ्लोर है, फ्लोर से इसका हाइट है स्मॉल h। तो अब अगर पूछेंगे कि कब x मैक्सिमम होगा, हाँ, तो गिवन वैल्यू ऑफ h प्लस h इक्वल टू y, इसको मैं y ले लेता हूँ, ठीक है। x is maximum when dd h of √2h इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसको x मैक्सिमम होने के लिए, अच्छा पहले इसे लिख लेता हूँ, dx dt, सॉरी dx dh, ये 0 होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम के लिए ऐसा होता है। तो फिर हम लोगों ने h प्लस h को y ले लिया, तो स्मॉल h को हटा देंगे, y माइनस कैपिटल H लिखते हैं। तो ये ddh ऑफ, देखो क्या था, x इक्वल टू √2, अच्छा एक चीज काम तो हम कर सकते हैं, x इज मैक्सिमम है, x² इज मैक्सिमम। तो ये जो x आया था √2 इंटू h, तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ h प्लस h, ये जो हाइट, इसका हाइट दे दिया भाई, इतना है हाइट। अब कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जाने के लिए क्या होगा, तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ h प्लस h, जिसको हमने y ले लिया, तो y कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जो अंदर का जो टर्म है h, इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम के लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होता है, सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है। तो अभी इधर देखो h और h दोनों वेरिएबल है, तो एक को तो हटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ddh ऑफ ये h इंटू स्मॉल h की जगह y माइनस कैपिटल H लिख देते हैं, तो ये इक्वल टू 0, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होता है ddh ऑफ YH माइनस h², तो ये
y माइनस 2h आ जाता है इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 2h। अब y क्या है? y तो है h प्लस h इक्वल टू 2h। तो स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H। तो ये मिड पॉइंट होने से, हाइट का मिड पॉइंट होने से एक सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा रिजल्ट बहुत जगह आता है। एक प्रॉब्लम है कि एक चार्ज Q को लिया, कूलम्ब लॉ में हम लोग देखेंगे, उसको एक चार्ज को स्मॉल क्यू एंड क्यू माइनस क्यू में डिवाइड किया। अब ये दोनों चार्ज के बीच में कब फोर्स मैक्सिमम होगा? तो ये मैक्सिमम होगा जब ये आधा आधा होगा, Q/2 Q/2। और कारण में भी बहुत जगह ऐसा होता है, हाँ, कि आधा लेने से हो जाता है, तो हाफ अप होता है। तो और बहुत कुछ अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत जगह ऐसा ही होता है, हाँ, कि इसको हाफ कर लो, फोर्स वगैरह जो चाहिए वो मैक्सिमम हो जाएगा। एक शायद वो जो इलेक्ट्रिक करंट में होता है कि कब ये सेल मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा या मैक्सिमम करंट देगा, उसमें भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सेम होने से ऐसा होता है। अच्छा, तो ये तो हो गया। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा, नेक्स्ट आता है एटोमाइजर या स्प्रे गन। हाँ, एटोमाइजर या स्प्रे गन। एटोमाइजर या स्प्रे गन। तो इसके लिए मैं इजी पिक्चर बनाऊंगा, किताबों में ही है। ये एक राबर बेलून का माफिक एक होलो राबर बॉल है, या राबर बेलून भी कह सकते हैं इसको। तो ये ऐसे जाता है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर एक कंटेनर ऐसा है। इसका अंदर कुछ लिक्विड है, छोटा सा होल रखते हैं कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, आप क्या करते हैं, इसको अगर हम स्क्वीज करेंगे तो ये, अच्छा ये है रबर बेलून, रबर बेलून। तो इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो एयर फ्लो होगा, ठीक है ना। एयर इधर फ्लो करेगा, तो एयर का वेलोसिटी, इधर देखो एयर में कुछ वेलोसिटी है नहीं, इधर एयर फ्लो कर रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से कुछ ऑयल, अच्छा ये पाइप थोड़ा थीन होना चाहिए, मेरा बहुत मोटा हो गया, इतना मोटा नहीं, थोड़ा थीन होना चाहिए। तो यहाँ से लिक्विड, ये पी नॉट प्रेशर ज्यादा है, जब एयर फ्लो करेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन इधर प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो थोड़ा सा लिक्विड ऊपर चला उठ के चला आएगा, और आकर ही ये, ऐसे तो हम ब्लो कर रहे हैं, ये फ्लोइंग एयर के साथ टकराएगा, और ये यहाँ से ऐसा कुछ प्रेस का मापिक निकाल पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये इसको एटोमाइजर या स्प्रे गन कहते हैं। ये है कंटेनर। तो
रबर को स्क्वीज करने से बैलून को एयर से एयर फ्लो करता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। इधर प्रेशर ज्यादा है तो थोड़ा सा लिक्विड ऊपर चलाएगा क्योंकि हाई प्रेशर, और इधर आते ही ब्लोइंग एयर के साथ उसका मुलाकात होगा तो एयर ब्लो करते हुए इस लिक्विड को ऐसे फ्री करके छोड़ देगा, ठीक है ना। इसमें पिस्टन वाला भी होता है। हाँ, मॉस्किटो हटाने के लिए हम लोग पहले वो पिस्टन वाला यूज करते थे। अभी तो बहुत सारे स्प्रे आ गया। हाँ, तो इसके बाद आता है ये ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। हाँ, हार्ट अटैक कैसे होता है? तो हार्ट से जो, बायोलॉजी में मेरा कोई ज्ञान भान नहीं है, तो हार्ट से जो आ, निकलता है शीरा, तो उसको शायद आर्टरी कहते हैं या कुछ भी। तो ये जो आर्टरी है, हाँ, ये में गेट constricted due to accumulation of और इसको प्लाक कहते हैं। ये कुछ, ये जो ऐसा कुछ पाइप है हार्ट से जहाँ से ब्लड निकलता है, इधर कुछ ऐसे ऐसे, हाँ, हो गया कुछ प्लाक। तो ये होने से क्या होगा, इसका इफेक्टिव एरिया कम हो गया। तो एरिया कम होने से प्लाक ऑन इट्स इनर वॉल, तो इनर वॉल में ऐसा प्लाक होने से क्या होगा, तो एरिया एरिया बिकम्स लेस, सो वेलोसिटी मस्ट बी हाई, ठीक है ना। क्योंकि Q इक्वल टू ए भी, एरिया कम होने से वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अब वेलोसिटी जब बढ़ेगा तब क्या होगा, प्रेशर प्रेशर फॉल कर जाएगा। तो प्रेशर जब फॉल कर जाएगा इसके अंदर, तो बाहर में तो ब्लड है, इसका तो प्रेशर है इधर, तो ये क्या करेगा, बाहर में प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो ये इसको और छोटा बना देगा, तो फिर और कॉन्स्ट्रिक्टेड कर देगा ऐसा। तो फिर ये एरिया और कम हो जाएगा, तो वेलोसिटी और बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, फिर प्रेशर और ज्यादा फॉल करेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा ब्लड को जाने नहीं देगा। तो तब जो होता है उसको कहते हैं, वो फेलियर, हार्ट फेल हो जाता है, ब्लड भेज नहीं सकते, तो उसी को हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है ना। तो एरिया, इस प्लाक की वजह से एरिया छोटा हो गया। एरिया कम होने से ज्यादा ब्लड फ्लो कराने के लिए वेलोसिटी बढ़ गया। अब वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो प्रेशर फॉल करेगा, लेकिन बाहर का प्रेशर तो है सेम, तो वो क्या करेगा, और कॉन्स्ट्रिक्टेड कर देगा, तो एरिया और छोटा हो जाएगा। तो ऐसा चलते हुए एक टाइम ब्लड फ्लो नहीं करेगा, बंद हो जाएगा, तो तब होगा हार्ट अटैक। अच्छा, अब आता है डायनामिक लीक, ठीक है। डायनामिक लीक, इसके वजह से अपवर्ड फोर्स फोर्स acting on a body like wings of aeroplane, spinning ball, etc. ठीक है ना। ड्यू टू
its motion through a liquid, ठीक है, लिक्विड नहीं फ्लूइड कहता हूँ, फ्लूइड बोलने से अच्छा होगा, क्योंकि एयर भी एयर होता है लिक्विड के अंदर, कौन डायनामिकली पहुंचता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं डायनामिक फ्लूइड। तो अब हम देखेंगे एक स्पिनिंग बॉल के ऊपर ये फोर्स कैसे आता है। तो ये स्पिनिंग बॉल के ऊपर जो आता है इसको कहते हैं मैग्नास इफेक्ट, मैग्नास इफेक्ट। तो मान लो एक बॉल ऐसे स्पिन करता है, इस डायरेक्शन में स्पिन करता है, ठीक है। तो स्पिन करते हुए ये इस तरफ जा रहा है, इसका टू टाइप के रोटेशनल स्पीड भी है और लीनियर स्पीड भी है। तो ये जब ऐसे जाता है इस तरफ, तो एआर तो ऐसे जाएगा ना इसका ऊपर से, और नीचे एआर का ऐसा होगा, तो एआर ऐसे ऐसे जाएगा, जब थोड़ा ऐसे होकर जाएगा, तो इसको कहते हैं बैक स्पिन। ये पीछे की तरफ स्पिन करता है, स्पिन करते हुए आगे जाता है। तो ये क्या करेगा, ये जब इस तरफ घूम रहा है, ये अपने साथ कुछ एयर को लेकर घूमेगा, ये जो इन कांटेक्ट विद द बॉल, तो इस एयर को लेकर घूम रहा है। तो इधर देखो स्पीड इस तरफ, इस एयर का स्पीड इधर इस तरफ है, इधर इस तरफ है। तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस बॉल एयर इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन। तो इधर देखो ये जो स्पीड है ये एयर का स्पीड से ऐड होता है, ठीक है ना। तो ऊपर स्पीड ज्यादा है, तो ये इस पॉइंट को मैं 2 लिख देता हूँ, ये 1 है, तो V2 इज ग्रेटर देन V1। तो ऐसा होने से क्या होगा, P2 लेस देन P1 होगा। तो इधर स्पीड कम है इसलिए प्रेशर ज्यादा है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स आ जाता है F, इसको कहते हैं डायनामिक लिफ्ट, ठीक है ना। तो ये जब ऐसे घूमता है तो ऐसा होता है। अगर बॉल, तो ऊपर से स्पीड ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। अगर बॉल को हम, इसको कहते हैं टॉप स्पिन। टॉप स्पिन में क्या होता है, बॉल को जिस तरह इस तरफ जा रहा है और बॉल इस तरफ घूम रहा है, तो ये जो एयर इन कांटेक्ट विद द बॉल, ओके, एयर इन कांटेक्ट विद द बॉल इज मूविंग, इधर इस तरफ मूव कर रहा है, इधर इस तरफ मूव कर रहा है। तो अब क्या होगा, ये जो एयर है ना, तो एयर ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, और इधर कुछ ऐसे उल्टा हो जाएगा पिक्चर। तो अब क्या होगा, सॉरी ये एरो इस तरह होना चाहिए, ये फ्लो ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू बॉल, इसका वेलोसिटी इस तरह है। तो देखो ऊपर क्या है, ऊपर और इधर 1, तो V2 अब लेस देन V1 हो गया, क्योंकि इधर इस एयर और ये एयर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसलिए P2 बिकम लेस देन P1। तो इसका ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स आएगा, ठीक है ना। अगर साइड वाइज घूमेंगे तो इसी हिसाब से साइड वाइज फोर्स आएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। तो अब ये जो एरोप्लेन का जो विंग्स होता है, उसमें उसमें कैसे आता है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो
dynamic lift of an aeroplane wing। तो एरोप्लेन का जो विंग्स है उसको अगर हम काट के देखेंगे तो उसका ये ऊपर का जो ये लेंथ थोड़ा ज्यादा है, ये लेंथ थोड़ा कम है, ठीक है ना। तो ये अब ये अगर इसको हम इस तरफ मोशन देते हैं, इस तरफ मूव करते हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एयर ऐसे फ्लो करेगा, या कुछ ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। और नीचे देखो ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो इधर देखो लेंथ ज्यादा है, इधर लेंथ ज्यादा है, और क्या है, ये सेम टाइम में डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जितना टाइम में यहाँ से यहाँ सेम टाइम में यार कंप्लीट करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, ये वहां ले लेते हैं 2, तो वेलोसिटी इधर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि देखो ये तो क्या है, ये एयर को हटा दिया, ये जब जाते हैं तो एयर को इधर हटा दिया, फिर चला गया तो फिर एयर कोलैप्स कर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में एयर का जितना टाइम लगता है यहाँ से यहाँ जाने में सेम टाइम लगता है। इसका लेंथ तो कम है तो इधर स्पीड कम है, इधर लेंथ ज्यादा है, सेम टाइम में होता है तो इधर स्पीड ज्यादा है। तो ज्यादा होने से क्या होगा, P1 इज लेस देन P2। तो नीचे वाला जो प्रेशर ये ज्यादा है, तो नीचे वाला प्रेशर ज्यादा होने से क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया करके एक फोर्स आ जाएगा। तो इस तरह एक फोर्स आता है, इसको कहते हैं डायनामिक लिफ्ट। यही प्लेन को ऊपर ले जाता है, ठीक है ना। तो ये है डायनामिक लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जोर से तूफान की वजह से वो गांव में जो वो मिट्टी का घर होता है ना, और तो उसमें कभी कभी ये रूफ ब्लो कर जाता है, हाँ, ब्लोइंग रूफ ड्यूरिंग स्टॉर्म। तो क्या है, मान लो ये एक हार्ट है, ठीक है ना। तो उसमें ये दरवाजा है, आप उसका बहुत जोर से हवा बह रहा है, तो हवा इस तरफ ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो इधर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, प्रेशर है P1 और अंदर प्रेशर है मान लो P, ठीक है, P है। तो क्या है, बाहर में वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने से P छोटा हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्नोलिक थ्योरम टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो जहाँ प्रेशर ज्यादा है उधर वेलोसिटी कम हो जाता है, और सॉरी, जहाँ वेलोसिटी ज्यादा है प्रेशर कम हो जाता है, इधर तो एयर स्टैटिक कंडीशन में है तो इसका प्रेशर ज्यादा है, तो P ग्रेटर देन P1। तो अगर ये उतना टफ नहीं है तो क्या होगा, ये रूप पूरा उठ के एकदम चला जाएगा, ऐसे उड़ जाएगा, ठीक है ना। और जब स्ट्रॉम आता है, ये जो हार्ट में जो पीपल रहता है वो क्या करता है, ये सब खिड़की दरवाजा सब बंद कर देता है। उसमें अंदर में तो स्पीड नहीं होता है एयर का,
रूप को अगर बचाना है तो सब खोल के रखना है, ठीक है ना। ऐसा होता है जब बारिश का मौसम में, जब वो क्या कहते हैं, लाइटनिंग होता है ना, उसी से बहुत जोर से साउंड तैयार होता है। तो साउंड, अगर ये साउंड बहुत नीचे आकर होगा, जब बाज गिरता है तब क्या होता है, ये मान लो एक विंडो है, ठीक है ना, ग्लास का विंडो, यहाँ से हवा जोर से जाता है, बहुत जोर से। तो जाने से इधर बाहर का प्रेशर कम हो गया, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से ग्लास, अगर ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ड्यू टू थंडर ब्लो द साउंड कमिंग, इसको क्या कहते हैं, कभी कभी सोनिक बूम भी आ जाता है। सोनिक बूम का मतलब है एयर का स्पीड साउंड का वेलोसिटी से ज्यादा, तब बाहर में स्पीड इतना कम हो जाता है, सॉरी, बाहर में प्रेशर इतना कम हो जाता है, कभी कभी अंदर का प्रेशर की वजह से ये ग्लास टूट कर गिरता है। सॉरी, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ग्लास तो टूट गया, लेकिन इसमें एक से अच्छी बात है कि ग्लास का कोई भी टुकड़ा घर के अंदर नहीं गिरेगा, सब बाहर में चला जाएगा। ये सब ग्लास ना, ये अंदर प्रेशर ज्यादा है, उसी की वजह से ये टूट रहा है, तो ये अंदर कोई ग्लास का टुकड़ा नहीं गिरेगा, सब बाहर जाकर गिरेगा। हाँ, मेरा एक बार ऐसा हुआ था, तो मैंने मिसेस को बोला, देखो कितना अच्छा है, सब बाहर जाके ग्लास गिर पड़ा, घर में कुछ नहीं गिरा। अच्छा, और एक हम लोग सर कहते हैं अगर छत कि मजबूत ना हो तो फिर छत ऐसी वर्टिकली डायरेक्शन में उड़ जाएगा। हाँ, ये प्रेशर जिस तरह हाँ, ये एकदम ऊपर चला जाएगा। हाँ, इधर साइंस सिटी में, कलकत्ता में जो साइंस सिटी है ना, एक ऐसा वहाँ पे बना के रखा है, ठीक है ना। तो इधर एक ऐसा है, इधर कुछ हिंज रखा है कि उठ सके, तो इधर एक ब्लोअर है। हाँ, तो ये इस पंखा को स्विच लगाओगे तो ये पंखा हवा देगा, तो उसे उसे लगेगा कि ये जब जोर से हवा चलेगा तब क्या होगा, ये जब जोर से हवा चलेगा तब ये और अच्छी तरह से इधर रहेगा। ऐसा नहीं, पंखा चलाने से इधर हवा का स्पीड बढ़ जाने से ये ऐसे घूम जाता है। इधर हिंज कर लगा दिया है, स्विंग दिया है, ये जब पंखा चलाओगे तो ये ऐसा उड़ जाएगा। हाँ, एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा, और एक चीज देखा था मैंने, आ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, आ, पेज पेज नहीं, याद नहीं आ रहा है, भूल गया। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि भाई जब ट्रेन जाता है ना, तो प्लेटफॉर्म में ट्रेन से थोड़ा दूर खड़ा रहना अच्छा है, क्योंकि ये ट्रेन जब जाता है, इसका स्पीड मान लो भी बहुत ज्यादा है, इधर जो एयर इन कांटेक्ट विद द ट्रेन, ट्रेन तो कुछ को लेकर भागता है, तो उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा होने से इसका प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। और मैं इधर खड़ा हूँ, तो मेरा पीछे पीछे का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ट्रेन और मेरे बीच में अगर 1 फुट का डिस्टेंस रहता है, तो इधर प्रेशर कम हो गया, तो मेरा पीछे का जो एयर है वो तो सेम, उसका प्रेशर तो गिरा नहीं, वो तो सेम है। तो सामने का प्रेशर कम हो जाने से क्या होगा, पीछे से लगेगा, पीछे से कोई धक्का दे दिया, मैं टीन का ऊपर जाकर गिरूंगा, फिर जो होगा
वो तो सोचिए कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए दूर रहना अच्छा है। और कभी कभी ऐसा होता है, तो पंखा चला दो, देखो ये पेज उड़ता उड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है और पेज के नीचे वेलोसिटी कम है, इसी वजह से ये उड़ जाता है। ठीक है। अरे एक बार पंखा चला के देखता हूँ क्या होता है। ये पेज किस तरफ घूरता है, थोड़ा सा इसको आ, हाँ, ये एरिया ऐसे, इसके अंदर एयर है, ये लगाकर कर दिया। अब थोड़ा पंखा चला देता हूँ, क्या होता है। अभी तो उतना नहीं है, अच्छा हो गया। हाँ, ये डायरेक्टली आकर गिरता है। हाँ ऐसे देखो, उठता है ना, इसके ऊपर तो एयर आकर गिरता है, फिर भी ये देखो ऐसे ये खुल जाता है, किस लिए? हाँ, क्योंकि ये प्रेशर डिफरेंस बन गया, इसलिए मैं जोर से पंखा चला दिया। हाँ, तो ये प्रेशर डिफरेंस के वजह से ये पेज ऐसे हो गया, ठीक है ना। क्योंकि देखो अभी तो पंखा बंद है, अभी ये भागता नहीं, लेकिन जब पंखा चला दिया तो क्या हुआ, इधर ये जो पेज के नीचे का जो एयर, उसका वेलोसिटी कम है, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है, तो ऊपर वेलोसिटी कम हो गया, तो इसलिए पेज ऐसे हो जाता है। देखा ना, मैं तो पंखा चला के भाग गया था, तो ऐसे हो गया। ये ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस होता है। तो अब आता है सरफेस टेंशन। हाँ, मैं कहा था कि इसमें मैं अपना कुछ सोच इसमें डाल दिया है। हाँ, जब सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करूंगा, ये एक छोटा सा फिगर बनाऊंगा जो सब कुछ सही तरीका से एक्सप्लेन करेगा, लेकिन वो चीज किताब में देखा नहीं, मैं सोच के निकाला है, तो ही मैं दिखाऊंगा। तो चलो सरफेस टेंशन स्टार्ट करते हैं। तो सरफेस टेंशन, तो इसके लिए सबसे पहले कोहेसिव फोर्स को जानना चाहिए। कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स आप जानते ही हो। कोहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन similar molecules, not similar, same molecules. That is water and water molecules. That is the molecules of water. वाटर, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल को जिस फोर्स से अपनी तरफ पुल करेगा उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स क्या है? एडहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, कह सकता हूँ, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे कि बिटवीन ग्लास एंड वाटर, ग्लास एंड वाटर, इसमें जो अट्रैक्शन होगा उसको कहेंगे एडहेसिव फोर्स। अब देखता हूँ सरफेस टेंशन क्या है।
तो ये मान लो एक कंटेनर के अंदर कुछ लिक्विड है, पानी हो सकता है। तो ये लिक्विड का आपका टॉप सरफेस है, फ्री सरफेस को मैंने पूरा दिखाया। तो इधर एक अगर हम मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो दिखा जाएगा कि इसके ऊपर इस तरफ और इस तरफ, हाँ, एक कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स इस तरफ और इस तरफ, तो दोनों तरफ फोर्स काम कर रहा है। इसका लेंथ, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया उसका लेंथ है से एल। तो सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन है, इसको एफ से लिखता हूँ, एफ ऐसे है। तो एक साइड का, अगर लेफ्ट साइड का लेना है तो लेफ्ट साइड का, तो फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना। फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द लाइन फॉर यूनिट लेंथ इक्वल टू सरफेस टेंशन, तो टी इक्वल टू ए बाई एल। ठीक है, एक साइड का फोर्स लेना है, दोनों साइड एक साथ लेंगे तो फोर्स तो जीरो आ जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये सरफेस टेंशन क्यों आता है। अच्छा, इसका यूनिट होगा तो न्यूटन पर मीटर। हाँ, न्यूटन को ब्रेक करने से केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये आता है केजी सेकेंड टू द पावर -2। डायमेंशन होता है एम टी टू द पावर, सॉरी, एम टी टू द पावर -2। इसका डायमेंशन ऐसा होता है। तो अब ये हम लोग देखेंगे कि सरफेस टेंशन आता है कैसे। हाँ, तो इसके लिए पहले मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर रेंज क्या है? मॉलिक्यूलर रेंज, तो मॉलिक्यूलर रेंज क्या है? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस up to which up to which a molecule can exert appreciable appreciable force of attraction on another molecule। तो टाइम तो खत्म होने वाला है आज। तो आर का वैल्यू रफली, आर इज नियरली इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। हाँ, तो आप आता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो आ,
the sphere of influence of a molecule is an imaginary sphere drawn with the molecule and center, and ये जो इसको मैं R से लिखता हूँ, and R sphere of influence क्या है? एक imaginary sphere of influence of a molecule is an imaginary sphere drawn with the molecule. जिस molecule का sphere निकालना चाहते हैं उसको center में रखना चाहिए. Drawn with the molecule as center and R as the radius. ठीक है, तो एक स्फीयर है, ऐसा मैंने बनाया. तो इसका सेंटर में, और जो इस मॉलिक्यूल के लिए ये है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. ठीक है ना. तो इसका अंदर जितना मॉलिक्यूल है ये सब इसको पुल कर रहा है अपने तरफ. ठीक है ना. ये भी पुल कर रहा है. अच्छा, अभी हम लोग जो सीख रहा हूँ इसमें लिक्विड इज एट रेस्ट. ओके, नॉट मूविंग. तो मूविंग पार्ट तो हो गया. अभी फिर सरफेस टेंशन के लिए लिक्विड इज एट रेस्ट. तो इसको कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. इसका रेडियस रफली 10⁻⁹ मीटर. लगता है बहुत छोटा, लेकिन मैंने कैलकुलेट करके देखा कि इसके अंदर 140 वाटर मॉलिक्यूल रह सकते हैं. तो 140 water molecule and 171 Ag molecules. हाँ, contained in this sphere. इस स्फीयर में वाटर मॉलिक्यूल 140, ये थोड़ा बड़ा है, और Ag मॉलिक्यूल 171 रह सकता है. वो एवोगाड्रो नंबर लेके कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, ऐसा ही आता है. तो अब वो जो मॉलिक्यूलर थ्योरी वो क्या है वही देख रहा हूँ. इसका पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करता हूँ. ये पिक्चर, अच्छा ये है हेमिस्फीयर. ओके, ये आधा स्फीयर है. हाँ, और एक स्फीयर ऐसा एक स्फीयर है, और एक स्फीयर है ऐसा. तो ये है फ्री सरफेस, दैट इज टॉप सरफेस ऑफ ए लिक्विड एट रेस्ट. अच्छा, ये डिस्टेंस है r. तो जो मॉलिक्यूल इधर है इसके लिए देखो, ये आधा स्फीयर आधा आ रहा है. तो इसका ऊपर फोर्स ऐसे ऐसे आएगा. ठीक है ना. इस तरफ फोर्स आएगा, इस तरफ फोर्स आएगा, और ऊपर तो एयर है, एयर का फोर्स बहुत कम है, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड आ जाएगा. नेट फोर्स का क्या होगा वही मैं दिखाऊंगा. अच्छा, ये इधर मान लो एक इधर है, तो इसका ऊपर इस तरफ फोर्स है, इस तरफ फोर्स है, इस तरफ है, इस तरफ है, डाउनवर्ड है. तो ये थोड़ा ये मिसिंग है. और जो पार्टिकल एकदम इधर है इसके लिए पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आ गया.
ठीक है। तो ये ऐसे पूरा आ गया कि नेट फोर्स इज 0 ऑन दिस मॉलिक्यूल। तो हम लोग इंटरेस्टेड है इस मॉलिक्यूल के बारे में, उसमें क्या होता है। हाँ, तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये एकदम सरफेस, इसके बारे में हम लोग पहले सोचेंगे। अच्छा, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ। ये जो ड्राइंग, ये मैंने थोड़ा सोचकर किया है। हाँ, और बाकी तो सब किताब में है। अच्छा, इधर जो मॉलिक्यूल है देखो, इसका ऊपर इस तरफ एक फोर्स है, इस तरफ एक फोर्स है। तो ये दोनों एंगल अगर थीटा है, तो इधर क्या आएगा, इधर फोर्स आएगा। ये अगर एफ है, ये भी एफ है। अच्छा, बहुत छोटा सा डीएफ भी लिख सकता हूँ। तो ये नेट फोर्स जो आता है, इसको मैं F1 लिखता हूँ। F1 इक्वल टू समेशन ऑफ एफ कॉस थीटा। ठीक है ना। ये एक फोर्स है, इसका और इधर एक कंपोनेंट होगा। तो इस फोर्स को अगर ब्रेक करेंगे, इस तरफ कंपोनेंट, इस तरफ कंपोनेंट, इसको ब्रेक करूंगा तो इस तरफ कंपोनेंट, इस तरफ कंपोनेंट। तो इसका जो नेट फोर्स है F1, ये समेशन ऑफ एफ कॉस थीटा। ठीक है ना। और इधर देखो, एक फोर्स आएगा। हाँ, इस फोर्स को, ये फोर्स है, इसको मैं एफ डैश लिखता हूँ। ये एक्चुअली समेशन ऑफ 2f साइन थीटा। देखो 2f साइन थीटा, ये जब ग्रेविटी किया था तब भी मैंने ऐसा एक पिक्चर बनाया था। ठीक है ना। तो ऐसा ही एक पिक्चर इधर मैं बना रहा हूँ। तो इसी से वो लिक्विड का जो सरफेस टेंशन क्यों आता है, क्यों सरफेस ऐसा टर्न टर्न कंडीशन में रहता है, हाँ, दैट इज स्ट्रेचेबल कंडीशन में रहता है, वो हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है। तो ये इसको 3 डायमेंशनल में ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा। तो ऐसा होगा ना। तो हम लोगों ने तो सिर्फ इस सेक्शन में दिखाया है। इस तरफ क्या होता है, इस तरफ एक F1 आता है, इस तरफ एक F1 आता है, F1 F1। तो अगर हम इस सर्कल को ऐसे देखेंगे, ये भी है ना, ये 3 डायमेंशनली मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी तो ऐसे भी तो एक सेक्शन ले सकते हैं। समझ में आता है ये। हाँ, ऐसे भी एक सेक्शन लेता हूँ। तो इधर भी देखो F1 आ जाएगा, इधर भी F1 आ जाएगा। ठीक है ना। और इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहुत सारे फोर्स आता है। ये इस सरफेस का लिए एफ डस्ट आ गया, ये दोनों को कंसीडर करते हुए एफ डस्ट आ गया। तो इधर एक फोर्स आएगा, एफ डबल डस्ट कहता हूँ इसको। ये है समेशन ऑफ एफ डस्ट। समझ में आ गया। देखो, ये इसको अगर मैं ऐसे 2 डायमेंशनली दिखाऊंगा, यस सर। तो ये देखो, इधर एफ फोर्स, एफ फोर्स। तो ये एफ का जो कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा, इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा, इस फोर्स का, इस फोर्स का। तो इधर इधर फोर्स आ गया। ठीक है ना। तो ऐसा माफिक, अगर इसको, तो ये जो फोर्स है, फाइनली इसको अगर हम F1 कहते हैं, ये तो समेशन ऑफ एफ कॉस थीटा है। और इधर देखो समेशन ऑफ 2f साइन थीटा। ठीक है ना। साइन थीटा इस तरफ आएगा। तो इधर इसको मैं 3 डायमेंशनली जब ड्रॉ करेंगे, तो इधर जैसे आएगा, इधर भी ऐसे आएगा, इधर भी ऐसे आएगा। देखो, ये समझ में आता है। ये सब मेरा कंट्रीब्यूशन है। इस तरीका का ड्राइंग मेरा कंट्रीब्यूशन है, बाकी सब किताब में है। तो फाइनली इससे क्या होता है, देखो, तो फाइनली ये सरफेस में इधर जो मॉलिक्यूल है, इसका ऊपर इस तरफ हर तरफ फोर्स आ जाता है ना। तो ये जो फोर्स आता है, इस फोर्स की वजह से ये इधर F1 है, इधर F1 है, इधर F1 है। तो इस फोर्स की वजह से ये फ्री सरफेस
स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है ना। और ये जो फोर्स है इसका भी, इसको मैंने एक डबल डैश लिया है। ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से हर एक मॉलिक्यूल जो फ्री सरफेस में है वो अंदर जाने की कोशिश करता है। ये फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचता है। तो ये कोई भी मॉलिक्यूल बाहर सरफेस में नहीं रहना चाहते हैं। तो 2-4 मॉलिक्यूल अंदर चला गया तो जो अंदर था वो ही तो बाहर भी आ गया। तो इस फोर्स की वजह से, ये F1 की वजह से स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। जैसे कि एक लाइन ड्रॉ किया तो इसका ऊपर परपेंडिकुलरली हर डायरेक्शन में फोर्स आता है। ये है ना सरफेस टेंशन। तो ये फोर्स क्यों आता है? ये इस फोर्स F1 की वजह से ये फोर्स आता है, ठीक है ना। और ये जो F डबल डैश फोर्स, इसका क्या असर है? इसकी वजह से हर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो इसलिए जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया डिक्रीज होना चाहता है। जितना कम हो सके उतना अच्छा है। सबसे कम मॉलिक्यूल ये फ्री सरफेस में रहेगा। इसीलिए स्पेस में अगर तुम एक बाल्टी को हटा लो, पानी उधर ही रह जाएगा। वो पानी वाइब्रेट करते हुए धीरे धीरे पूरा स्फीयर के साथ एकदम स्फीयर बन जाएगा। क्योंकि फॉर ए गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज लीस्ट सरफेस एरिया। इसी की वजह से जो मरकरी का छोटा छोटा मरकरी का ड्रॉप है वो स्फीयर हो जाता है। क्योंकि ये बार वाला सरफेस कम बनाना चाहते हैं, हर मॉलिक्यूल अंदर जाने की कोशिश करता है। तो बाहर का जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। मैं हाँ जी मैं कह सर। दिया। हाँ, सर। मैंने कहा था कि सरफेस टेंशन कैसे आता है, मैं खुद अपना तरीका से बताऊंगा। ये पिक्चर है मेरा तरीका। ये जो पिक्चर है देखो, इसको देख के ही समझ जाओगे कि क्यों ये स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। और ये जो फोर्स है, इस फोर्स का दो वजह, ये फोर्स दो काम करता है। एक तो जो मॉलिक्यूल इधर रह गया, अंदर भागने नहीं पाया, अंदर इसका थोड़ा एनर्जी ज्यादा होता है। क्योंकि देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है, एक चीज को अर्थ अपने तरफ पुल करता है, इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। इधर भी सरफेस में जो मॉलिक्यूल, हाँ, जो अनलकी मॉलिक्यूल बाहर में रह गया, उसका ऊपर एक अंदर की तरफ फोर्स कम करता है। तो इस फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल, हाँ, इसका थोड़ा एनर्जी ज्यादा होता है। तो इसका जो एनर्जी ऐसा ज्यादा होता है उसको कहते हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है ना। तो अब तो मुझे लगता है सरफेस टेंशन क्यों है, क्यों ऐसा होता है, तो ये तो समझ में आ गया। अब अगर हम लोग एक फ्री सरफेस को देखेंगे तो ऐसा है कि इसके ऊपर मान लो हर डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है। सरफेस टेंशन वाला फोर्स हर डायरेक्शन में काम करता है। तो ये ऐसे ऐसे आ जाता है। तो ये तो स्ट्रेस में नहीं होगा ना। जब बच्चा ऊपर से गिरने लगता है तो ये फायर ब्रिगेड वाला ऐसा बहुत सारे आदमी पकड़ के रखते हैं एक, और बच्चा आकर इसका ऊपर गिरेगा तो बच जाएगा। तो ऐसा माफिक एकदम ऊपर वाला जो सरफेस है, इसके ऊपर हर डायरेक्शन में फोर्स काम करता है। तो एक अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो इसके ऊपर भी ऐसा नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। तो वन साइड का, एक साइड का नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ लेने से वो देता है सरफेस टेंशन। ठीक है। तो अगर चाहो तो ये वाला मैं, मेरा लिखा हुआ है एक, वो मैं भेज दूंगा इस पेज का। ये जो, क्योंकि ये तो मैंने लिखा है अपने हिसाब से, तो किताब में नहीं मिलेगा। सुन के समझ जाओगे, अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, इसीलिए वो एक पेज मैं भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा, और ये सरफेस टेंशन, इसका भी टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ठीक है ना।
तो डिपेंडेंस ऑफ P ऑन टेम्परेचर को थीटा ले लिया, तो सरफेस टेंशन T इक्वल टू T नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा थीटा। सो थीटा इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। T नॉट इज द सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो एक ऐसा टेम्परेचर हो सकता है जहाँ सरफेस टेंशन 0 हो जाता है। अच्छा, तो अब कॉन्टामिनेशन, हाँ, कॉन्टामिनेशन में क्या होता है, कॉन्टामिनेशन में इन जनरल, हाँ, जो डिसॉल्व नहीं होता है वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना। तो आ, तो contamination like by oil, fat, etc. decreases की, ठीक है। और contamination which dissolves in the liquid increases substance, ठीक है। जैसे कि पानी में सॉल्ट दे दो, शुगर दे दो, कुछ भी दे दो, हाँ। सो इफ वी add salt, sugar in water, then T increases. But if we add detergent, हाँ, जो पार्शियली सॉल्युबल है, हाँ, so if we add detergent or phenol in water, which are partially soluble, decreases T. तो सॉल्व हो जाने से सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, और जो सॉल्यूशन में जाता नहीं, डिसॉल्व नहीं होता है, जो डिसॉल्व होता है वो सरफेस टेंशन को, पूरा डिसॉल्व होने से सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देता है, और जो डिसॉल्व नहीं होता वो डिक्रीज कर देता है। अच्छा, तो आप देखो, एक फ्लोटिंग नीडल, हाँ, फ्लोटिंग नीडल, ये नीडल को वाटर सरफेस में फ्लोट कराने के लिए क्या करेंगे, केमिस्ट्री लैब में जो फिल्टर पेपर होता है ना, वही फिल्टर पेपर ले लूंगा, उसका ऊपर एक सुई, जिसे हम सिलाई करते हैं, उसको रखकर वो पानी के ऊपर धीरे धीरे छोड़ देंगे। छोड़ने से क्या होगा, ये ब्लॉटिंग पेपर नीचे चला जाएगा, पानी सोख करके ये फ्लोट करेगा। तो ये आयरन नीडल है, ये कैसे फ्लोट करता है, तो ये एक आयरन नीडल ऐसा है जो सरफेस में रखने से सरफेस का चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है, हाँ, ये जो पानी, ये थोड़ा ऐसा ऐसा नीचे चला जाता है। तो अगर हम इस साइड से देखेंगे तो ये मान लो इसका क्रॉस सेक्शन, हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब करने से ये ऐसा नहीं रहेगा, तो ये ऐसा, ये जो सरफेस, लिक्विड सरफेस, ये थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो इधर सरफेस टेंशन T
और इधर भी सरफेस टेंशन T काम करेगा। ये मान लो ये एंगल है थीटा, ये भी है थीटा, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो ये हो गया 2t cos थीटा। तो ये 2t cos थीटा अगर इसका वेट के बराबर है तो 2t cos थीटा इक्वल टू mg। तो क्या अगर होगा, ये फ्लोट करेगा। जब इसको हम इसे बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये अपने साथ कुछ पानी को ऐसा ऐसा कर देंगे, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन अब इस तरफ इस तरफ इस तरफ काम करेगा। तो इसकी वजह से इधर जो फोर्स लगाना पड़ेगा, टोटल फोर्स चाहिए इसको उठाने के लिए, वो होगा 2t cos थीटा प्लस mg, ठीक है ना। इसको बाहर निकलने के लिए इसे वेट से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सरफेस ये थोड़ा पानी को लेकर ऊपर उठेगा, सरफेस टेंशन इस तरफ काम करेगा, तो 2t cos थीटा और mg दोनों को लेकर इसको उठाना पड़ेगा। अच्छा, तो अब सरफेस एनर्जी, वो जो मैंने दिखाया था ना F डबल डैश, उसी वजह से सरफेस एनर्जी आ जाता है। तो मान लो सब सॉल्यूशन में मैंने ऐसा मापी कि ये वायर, ऐसा रेक्टेंगुलर छोटा सा वायर, इसको मैंने और इधर एक वायर रख कर इसको सब सॉल्यूशन में डुबा कर उठाएंगे तो इससे इसमें सोप फिल्म हो जाएगा, एक सोप फिल्म बन जाएगा, जो इसको इस तरफ पुल करेगा, क्योंकि इधर सरफेस टेंशन इस तरफ कम करेगा। तो ये जो वायर है इसका ऊपर इस तरफ फोर्स F आ जाएगा। अगर मैं बाहर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं जो इसके बराबर है, तो ये तार इधर नहीं भागेगा, और इस फोर्स की वजह से अगर इसका लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा, इसको मैं बढ़ा दिया, तो ये जो इसका ले लो, ये है डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स। तो अगर ये लेंथ है L, तो इंक्रीज ऑफ एरिया देखो कितना है, इंक्रीज ऑफ एरिया, ये जो सॉफ्ट फिल्म, इसका दो फ्री सरफेस है, एक एक अपवर्ड और एक जैसे कि पेज का दो सरफेस होता है, एक ऊपर का एक नीचे का, ठीक है ना। ये दो सरफेस होता है, तो इंक्रीज ऑफ एरिया होता है 2 × L डेल्टा एक्स, ये है टोटल इंक्रीज ऑफ एरिया। तो अब ये जो फोर्स है एफ एक्सटर्नल, ये तो कम से कम एफ के बराबर होना चाहिए। एफ कितना है, एफ तो है L × T × 2, क्योंकि ये भी L × T × 2, क्योंकि ये जो L है ये इधर भी सरफेस टेंशन है, टॉप सरफेस में और बॉटम सरफेस में भी है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टेंशन है तो टी तो पर यूनिट लेंथ है, तो L × T होगा, तो ये टोटल फोर्स आ जाएगा। तो कम से कम इतना फोर्स देने से तब ये एरिया इतना बढ़ेगा। तो वर्क डन कितना है, देखो वर्क डन है 2LT × डेल्टा एक्स, ठीक है ना। ये तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है वर्क डन, इसमें L डेल्टा एक्स हो गया डेल्टा ए, तो T × डेल्टा ए, ये आ गया, इतना सा वर्क मैंने किया है सरफेस को इंक्रीज करने के लिए। तो ये इसमें जो एनर्जी आएगा, जो एनर्जी मैंने स्पेंड किया वो कहाँ भागेगा, इस लिक्विड का तो कोई काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हुआ है, तो ये जो वर्क मैंने किया है इसकी वजह से इस सरफेस का एनर्जी बढ़ जाएगा। कितना सरफेस में, ये जो एरिया नया बना है इसमें एनर्जी आ जाएगा, जो होगा एनर्जी हो जाएगा T × डेल्टा ए, इतना एनर्जी बढ़ गया। तो पर यूनिट इंक्रीज ऑफ एरिया एनर्जी
ये टी के बराबर है। तो ये होगा एनर्जी, दैट इज जूल पर मीटर स्क्वायर। इसका ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, जूल पर मीटर स्क्वायर को ब्रेक करने में क्या आएगा, जूल तो होता है न्यूटन इंटू मीटर, तो देखो न्यूटन पर मीटर ही आ जाता है। तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है। अच्छा, आज तो थ्योरी पूरा कंप्लीट करने की इच्छा है, देखता हूँ होता है कि नहीं। तो ये है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इक्वल टू, अच्छा इसको भी अभी डेल्टा हो लिख दे। जाएगा सर, अभी 10 मिनट से अधिक टाइम है सर। हाँ हाँ, कोशिश करता हूँ करने की। जी नहीं, सर, जी मैं सर। तो टॉपिक तो बहुत कुछ चुन के रखा था, इसीलिए। और यस सर। थोड़ा सा रह जाएगा तो क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में तो हो जाएगा, क्योंकि यस प्रॉब्लम सर, के लिए तो एक क्लास चाहिए। अच्छा। चाहिए जी सर। हाँ हाँ। अच्छा, एक प्रॉब्लम आता है, हाँ, वर्क डन इन मेकिंग स्मॉल ड्रॉप्स फ्रॉम ए लिक्विड ऑन ए liquid of big drop. Small drops from a big drop of liquid. ठीक है, इसका प्रॉब्लम आता है बहुत। तो देखो, लेट R इक्वल टू रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप। ओके, रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, स्मॉल r इक्वल टू रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, n इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो अब देखो, ये n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम है। ये बिग ड्रॉप का वॉल्यूम का बराबर होगा, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से क्या आता है, एन आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। सो स्मॉल आर क्यूब मैं कैपिटल आर को सब बनाता हूँ, तो आर इक्वल टू आता है एन टू दी पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ठीक है, कोई भी आर को भी सब्जेक्ट बनाने से सेम आता। अच्छा, तो अब वर्क डन इक्वल टू क्या होगा कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब एनर्जी क्यों है, फाइनल एनर्जी एन इंटू 4 पाई r², ये सरफेस एरिया ऑफ ईच ड्रॉप इंटू सरफेस टेंशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज टी। तो जो सरफेस एरिया बन गया अभी एन इंटू 4 पाई r², टोटल सरफेस एरिया इंटू टी करने से ये इसका एनर्जी आ गया। अब इनिशियली कितना था, 4 पाई r², ये स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, इंटू टी। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 4 पाई टी को कॉमन ले लेते हैं, 4 पाई। तो एन इंटू, इसकी जगह हम लिख सकते हैं आर बाई
n टू द पावर 2/3 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई r² t इंटू ये आता है n टू द पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है। तो अब ये जो डेल्टा W ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि n का वैल्यू तो 1 से ज्यादा है, तो दिस इज ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा W इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी कहाँ से आया? वो उसका जो अंदर में जो एनर्जी था मॉलिक्यूल का, एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो लिक्विड मॉलिक्यूल का एनर्जी तो सरफेस एनर्जी में चला गया, तो क्या होगा? तो ड्रॉप ठंडा हो जाएगा। तो द टेम्परेचर ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ लार्ज ड्रॉप। जब थोड़ा सा ठंडा पड़ने लगा, तब जब हम लोग शावर में नहाने के लिए जाता है, तब देखो पानी, शावर का जो पानी वो थोड़ा ज्यादा ठंडा लगता है। जो जो नल से जो पानी आता है बाल्टी भर के अगर हम नहाएंगे तो उतना ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन शावर का पानी थोड़ा ज्यादा ठंडा होता है। इसी की वजह से वो तो बिखर के पड़ता है ना, तो सरफेस एनर्जी बढ़ाने के लिए उसका टेम्परेचर थोड़ा सा फॉल हो जाता है। अब प्रॉब्लम करके हम देख सकेंगे कि कितना टेम्परेचर डाउन होता है। और स्मॉल टू बिग करने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उल्टा होगा, अगर स्मॉल ड्रॉप को जोड़कर एक बिग ड्रॉप हम बनाएंगे तो टेम्परेचर, क्योंकि तब वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। वो जो सरफेस एनर्जी वो थोड़ा इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देंगे, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, तो ये आ, हम लोगों का जो किताब है उसमें थोड़ा टिपिकली बहुत क्रिटिकल बनाया, इसका डिडक्शन बहुत क्रिटिकल है। और इंजीनियरिंग किताब में कुछ इजी तरीका था, तो मैं उसी तरीका से समझाऊंगा। ये सरफेस टेंशन हर जगह ऐसे काम करता है, ठीक है ना। तो इसका इसीलिए इसका अंदर एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से ये अंदर का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ, ये तो आ, इधर से देखेंगे तो कॉनकेव लगेगा, कॉनकेव पार्ट में प्रेशर ज्यादा है, कॉन्वेक्स में थोड़ा कम है, ठीक है। तो अब ये प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे कि इसको अगर ब्रेक करके दो हेमिस्फीयर बनाएंगे तो ऐसा दो हेमिस्फीयर आएगा। तो ये देखो, ये इस मॉलिक्यूल को ये नीचे वाला, हाँ, ड्यू टू सरफेस टेंशन इस तरह पुल करता है, ठीक है ना। तो इसको भी ऐसे पुलिंग हो जाता है, तो ये इस एरिया में प्रेशर बढ़ा देता है। तो ये जो एरिया है, हाँ, तो इस एरिया में ये देखो, ये 2 पाई आर इंटू टी। अच्छा, ये सोप बाबल का दो सरफेस होता है, ओपन सरफेस, एक बाहर का एक अंदर का, तो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ये है टोटल फोर्स। ये फोर्स किस एरिया में पड़ता है? इस एरिया में देखो परपेंडिकुलर ये फोर्स आ जाता है, तो इक्वल टू एक्सेस प्रेशर अगर स्मॉल पी है इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसी से देखो पी इक्वल टू आता है एक
आर तो इधर पाई कट जाएगा, एक आर भी कट जाता है, तो पी आता है 4t/r स्मॉल आर। ठीक है, तो ये बहुत इजीली आ गया, और किताब में जो है वो बहुत टफ है। अच्छा, एक अगर वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप में एक फ्री सरफेस है, तो इसमें एक्सेस प्रेशर आएगा 2t/r, क्योंकि इसमें एक फ्री सरफेस है, अंदर में फ्री सरफेस नहीं है। ठीक है, तो और क्या है, एक वो कैपिलरी राइज में का एक प्रॉब्लम है, वो तो पहले करूंगा, फिर बाद में देखा जाएगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम है कि मान लो ये एक सोप बाबुल है, एक सोप बाबुल है। ठीक है, तो इसको अगर हम पाइप से जोड़ देंगे तो क्या होगा। अब देखो, इसमें प्रेशर मान लो P1 एक्सेस प्रेशर, इसमें है P2, तो इसका रेडियस तो ज्यादा है। ठीक है ना, तो P2 इक्वल टू 4t/r2 और P1 इज 4t/r1। तो ये प्रेशर कम है, ये ज्यादा है, P1 इज ग्रेटर देन P2। तो क्या होगा यार, इसी से इधर भाग जाएगा, तो इधर सब चला जाएगा, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये एकदम छोटा होते होते एकदम गायब हो जाएगा। हाँ, ये छोटा वाला पूरा गायब हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज है डबल बबल, डबल बबल। तो ये मान लो पिक्चर, और एक ये बड़ा है, ये दोनों बबल, हाँ, ऐसे जोड़ गया बाहर से, तो इधर देखो, इधर तो प्रेशर P2 इज 40/r2, और इधर देखो P1 इज 40/r1। तो ये तो ज्यादा है, तो ये इसका कर्वेचर ऐसा मापित होगा। तो ये जो इधर का, ये जो इसका जो रेडियस है, ये मान लो इसका रेडियस है से r। ठीक है ना, तो इसका रेडियस है r, ये जो सरफेस है, इस सरफेस का रेडियस है r। तो